हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माय नेम इज़ सुमैरा खान। आज से मैं आपकी जो पॉलिटी सेक्शन है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम जो हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अपना जो पॉलिटिकल पार्ट है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट द सिलेबस। जो हमारा सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला जो है वो एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिया, एंड देन उसके बाद आ जाता है मॉडर्न ट्रेंड्स, एंड देन उसके बाद है जो रोल एंड कंट्रीब्यूशन है स्टेट पॉलिटिक्स का विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। जो पहला टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे, जिसमें कि एवोल्यूशन बताया प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा का, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द इंडिपेंडेंट एरा से पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम था इंडिया का उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जो इंडिपेंडेंट एरा का जो पहले का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें जो पार्ट्स रूल था वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला था कंपनी रूल जो 1773 से लेके 1858 तक था। देन उसके बाद आ जाता है क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 तक। अब जो कंपनी रूल था, जो इनका ईयर है, उसमें भी बहुत सारे एक्ट्स आए। जो सबसे पहला एक्ट था हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, और वो ईयर आपको याद रखना है 1774 में जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो इसके बाद इसमें जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का। पहले ये सिर्फ गवर्नर थे, बट इनको इनके बाद गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम याद रखना है, वो है लॉर्ड वारन हेस्टिंग। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इनमें एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था, ताकि वो जो सिविल रेवेन्यू के रिलेटेड एंड मिलिट्री के रिलेटेड रिपोर्ट बना सके। तो रिपोर्ट बना सके, इसके लिए इन्होंने किसको अपॉइंट किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो रेवेन्यू मिलिट्री के रिलेटेड जो है वो कंपनी को क्या बना के देते थे, कि रिपोर्ट बना के देते थे। देन उसके बाद एक और आता है एक्ट, जिसको हम बोलते हैं पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो 1784 में एक और एक्ट आया था जिसको बोला जाता है पिट इंडिया एक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था। बट जो पिट इंडिया एक्ट है 1784 में, इसमें इसको स्प्लिट कर दिया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कॉमर्शियल अफेयर्स को देखते थे, एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखते थे। तो पिट इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले थे रेगुलेटिंग एक्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री और सिविल को देखते थे, बट आगे पिट इंडिया एक्ट में इसको स्प्लिट कर दिया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को देखते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ था, इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थी वो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया था, मोनोपली, पूरी ट्रेड मोनोपली कर दी थी। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना डीपली जाना नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 1793 में जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्होंने ट्रेड मोनोपली जो थी इंडिया में वो ज़्यादा बढ़ा दी थी। उसके बाद आपको ये भी जानना है कि जो चार्टर एक्ट हैं वो हर 20 ईयर्स के बाद आते थे। तो आपको ये भी याद रखना है 20 ईयर्स के बाद जो चार्टर एक्ट हैं वो आते थे। जैसे 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट आया, देन उसके बाद 1813, देन 1833 एंड 1853, 20 ईयर्स का गैप लेके चार्टर एक्ट आते थे। तो अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 1813 का जो एक्ट आया था, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपनी जो ट्रेड मोनोपली है वो ज़्यादा बढ़ा दी थी। और एक और चीज़ इन्होंने की थी, इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको क्या किया था, परमिशन ग्रांट कर दी थी कि आप लोग यहाँ पे आके अपना जो रिलीजियस है, अपना जो रिलीजन है वो यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो। तो 1813 में क्या हुआ था, ट्रेड मोनोपली हो गई थी ज़्यादा। ओके, और उसके बाद क्या हुआ था, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को परमिशन ग्रांट थी कि वो यहाँ पे आके अपना जो रिलीजन है उसे प्रमोट, इंडिया में आके अपना जो रिलीजन है उसे प्रमोट कर सके। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब यहाँ पे 1833 में क्या हुआ था, सेंट्रलाइज्ड हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होने लगा। इस टाइम पे जो 1833 है, इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, इनका नाम आपको याद रखना है, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम
बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को थे गवर्नर जनरल थे, जो कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। तो इंडिया के आपने अभी जो ऊपर है रेगुलेटिंग एक्ट में आपने पढ़ा कि गवर्नर जनरल जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, पहले सिर्फ गवर्नर होते थे, उनको गवर्नर जनरल बनाया। देन 1833 में क्या हुआ था, 1833 में गवर्नर जनरल बना किसका, इंडिया का, इंडिया का गवर्नर जनरल बना, और वो उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से चार्टर एक्ट में या कौन से एक्ट में जो गवर्नर जनरल था वो इंडिया का बना था। तो आपको याद रखना है 1833 में गवर्नर जनरल जो थे वो इंडिया के बने थे और उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो ये एक्ट था इसमें ट्रेड मोनोपोली जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। ट्रेड मोनोपोली को क्या कर दिया गया था, एंड कर दिया गया था, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। एंड इवन द ट्रेड ऑफ टी विद चाइना, जो चाइना के साथ जो टी की ट्रेडिंग होती थी उसकी मोनोपोली को भी ख़त्म कर दिया गया था। 1833 एक्ट में एक चार मेंबर की क्या बना दी गई थी, एक लॉ मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ गवर्नर जनरल में। किसमें, काउंसिल्स ऑफ गवर्नर जनरल में क्या ऐड कर दिया गया थे, चार लॉ मेंबर ऐड कर दिए गए थे ताकि वो कुछ जुडिशियल अफेयर्स के जो चीज़ें हैं उन्हें देख सके। ओके, इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉमर्शियल बॉडी थी, ठीक है, उसको एंड कर दिया गया था और उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। यानी कि कॉमर्शियल बॉडी को एक्सचेंज करके किस में कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि चार लॉ मेंबर कमीशन बिठाई गई थी ताकि वो जुडिशियल अफेयर्स की चीज़ों को देख सके। तो फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप हुई थी कब, 1833 में। तो आपको ये भी याद रखना है फर्स्ट लॉ कमीशन कौन से एक्ट में बैठी थी, तो वो 1833 के एक्ट में बैठी थी। तो इसके चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकेलवे। लॉर्ड मैकेलवे जो थे वो इसके चेयरमैन थे। तो लॉर्ड मैकेलवे चेयरमैन थे और फर्स्ट लॉ कमीशन कब बिठाई गई थी, 1833 एक्ट में ही बिठाई गई थी। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट एक्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट टू चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ था, अब जैसे अभी लॉ कमीशन बिठाई गई थी 4 मेंबर्स की, उसमें से अब जो थे 6 मेंबर जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो अपॉइंट किए गए थे बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 6 लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया गया था। और कहाँ से अपॉइंट किया गया था, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से इन 4 मेंबर को, 6 में से 4 मेंबर को इन जगह से अपॉइंट किया गया था, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे भी याद रख सकते हो, MBBA, MBBA। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 6 काउंसिल मेंबर्स बिठाई गई थी, उनमें से जो 4 मेंबर थे उनको जो था कहाँ से अपॉइंट किया गया था, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड आगरा, ठीक है। तो ये जो काउंसिल बिठाई जाती थी, ये बिठाई इसलिए जाती थी ताकि जो भी कॉमर्शियल अफेयर्स हों या सिविल अफेयर्स हों उनको ये जो कमेटी है इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए उधर देख सके, ठीक है। और 1853 में ही सबसे पहले क्या हुआ था, एक ओपन कंपटीशन के बारे में बात की गई थी, तो जिसको हम सिविल सर्वेंट्स भी बोले जाता है, सिविल सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनी। तो ये सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज जो थे वो सबके लिए ओपन हुए थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये सबसे पहले ओपन कौन से एक्ट में किए गए थे, 1853 के जो एक्ट है उसमें इसको ओपन किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज जो था वो सबके लिए जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब कौन से एक्ट में किया गया था, तो वो 1853 चार्टर एक्ट में किया गया था। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे जो कि है क्राउन रूल। तो क्राउन रूल क्यों आया ये भी आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रिवॉल्ट रहा है 1857, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, कोई इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले 1857 के बाद ही क्राउन रूल आया था। तो उससे 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बेसिक जो रीजंस हैं 1858 क्राउन रूल आने के, वो है कि
लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ठीक है। वेलेस्ली ने जो सब्सिडियरी अलायंसेस सिस्टम लाए थे। इसी के बाद क्या हुआ था, क्राउन रूल आ गया था। ये सब रीजंस थे कि क्राउन रूल आने के। तो 1858 से 1947 तक क्राउन रूल रहा है। तो पहले आ जाता है हमारा चार्टर एक्ट, तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, मगर इससे पहले हम पढ़ेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हम पढ़ेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो इसमें क्या हुआ था, जो कंपनी रूल था वो रिप्लेस कर दिया गया था क्राउन रूल से। ओके, तो ब्रिटिश जो क्राउन था वो सारी जो उसकी पावर थी वो इंडिया पे आ गई थी। अब सारी जो पावर थी ब्रिटिश क्राउन की, यानी कि ब्रिटेन में जो भी प्रिंस या प्रिंसेस होंगे उनकी सारी पावर आ गई थी अब इंडिया पे। अब जो ब्रिटिश क्राउन था वो खुद तो पावर एक्सरसाइज नहीं करता था, उसने क्या किया था, इंडिया में अपने सेक्रेटरी जो थे वो बिठाए हुए थे ताकि वो अपनी जो पावर है वो एक्सरसाइज उनके द्वारा कराए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एक काउंसिल्स बिठाई थी जिसमें कि कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे, जिसमें कि 15 मेंबर्स थे। उन्होंने उनको अथॉरिटी दी थी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो उन्होंने अपने वॉइसराय बैठाए थे उन एज ए एजेंट कि वहाँ पे वो इंडिया में जो भी कुछ चल रहा है वो उनको जाके सारी खबर दे सके। तो सबसे पहले जो वॉइसराय थे उनका नाम याद रखना है। अब गवर्नर जनरल को किससे रिप्लेस कर दिया गया था, गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया गया था 1858 में बाय द वॉइसराय। तो वॉइसराय कौन थे सबसे पहले, उनका नाम आपको याद रखना है, वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वॉइसराय थे इंडिया के। और जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा 1773 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल आए क्विट इंडिया एक्ट में, इन सबको एबॉलिश कर दिया गया था ड्यूरिंग 1858। तो 1858 का जो GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इन दोनों को एबॉलिश कर दिया गया था। सो होप आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले क्राउन रूल रिप्लेस हो गया, कंपनी रूल रिप्लेस हो गया क्राउन रूल से। 15 मेंबर्स बिठाए गए काउंसिल से, सारी पावर उनको दी गई। तो जो पावर थी वो एक्सरसाइज करते थे कौन, बाय वॉइसराय, थ्रू वॉइसराय। तो वॉइसराय सबसे पहले कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, और इसके बाद क्या हुआ था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको एबॉलिश कर दिया गया था। अब इसके बाद हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट है, एक रिप्रेजेंटेशन बनाई गई थी जिसमें कि लॉ मेकिंग प्रोसेस आता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, 3 मेंबर्स को क्या किया था, नॉमिनेट किया था ताकि उनकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से चल सके। तो 3 मेंबर्स को उन्होंने अपॉइंट किया था या नॉमिनेट किया था, और वो 3 मेंबर्स के आपको नाम याद रखने हैं कि जो लॉ मेकिंग बॉडी बनी थी उनमें जो 3 मेंबर्स थे जो अपॉइंट किए गए थे उनके नाम क्या है। तो उनके नाम हैं, पहला है राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस। सेकंड है महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। देन जो थर्ड है वो है सर दिनकर राव। तो ये 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे बाय वॉइसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इनको क्या करना था, लॉ मेकिंग एक बॉडी बनानी थी। तो इन तीनों को नॉमिनेट किया था ताकि इनको लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाए, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरीके से क्या हो, सेंट्रलाइज हो। और ये कौन से एक्ट में हुआ था, 1861 एक्ट में हुआ था। देन आता है 1892 एक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, होते थे बिकॉज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो बहुत ज़्यादा ही एनलार्ज था, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। इसमें ही सबसे पहले डिस्कस किया था अबाउट द बजट। 1892 में बजट का क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था, ओके। तो इसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ओके। तो आपको याद रखना है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो क्या थे, सेक्रेटरी थे तब, एंड लॉर्ड मिंटो जो थे वो कौन थे, वाइसरॉय थे।
डायरेक्ट इलेक्शन थे ताकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेशन उनको बनानी होती थी उनके लिए उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस जो थे वो किए। और उसके बाद जो मेंबर थे उनको भी इंक्रीज कर दिया गया था। सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले मेंबर कितने थे? 16। उसके बाद उन मेंबर को इंक्रीज करके 60 तक कर दिया गया था। तो 1909 में जो सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर 16 थे उनको इंक्रीज करके 60 कर दिया गया। एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया गया? एक्सेप्ट कर दिया गया था। ओके, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि कम्युनिटी, जैसे सपोज एक मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो क्या करेंगे? सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी वालों को ही वोट देंगे। तो ये था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। लॉर्ड मिंटो जो थे इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो आपको इनका नाम याद रखना। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा, जो फर्स्ट मेंबर थे इंडिया के। बिकॉज इंडिया के मेंबर ज़्यादातर ज्वाइन नहीं हो पाते थे किसी में, तो इसीलिए इनका नाम याद रखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। और ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। आपको इनका नाम ज़्यादातर याद रखना है बिकॉज ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। देन उसके बाद आ जाता है हमारा इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब हमें पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको हम मॉन्टेग रिफॉर्म्स एक्ट भी बोलते हैं। तो मॉन्टेग जो थे वो कौन थे? सेक्रेटरी थे। जैसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं, वैसे ही जो 1919 का एक्ट है उसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ये ज़्यादा याद रखना है। डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था। डायरकी मीन्स डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे और इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे जैसे कि ट्रांसफ़र एंड रिजर्व्ड, इनको जो थे वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इधर बाइकैमरलिज्म भी, इसमें 1919 में बाइकैमरलिज्म को भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। देन हमारा आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट में जो पावर्स थी वो डिवाइड कर दी गई थी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट भी नहीं बोलेंगे, हम प्रोविंसेस बोल देंगे, ठीक है। सेंटर एंड प्रोविंसेस में जो पावर्स थी उन्हें डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि फेडरल लिस्ट जो थी सेंटर की, ठीक है, फेडरल लिस्ट उसमें कितनी थी सेंटर की? 59 आइटम्स थी। जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वैसे ही 1935 में जो पावर थी उसको सेंट्रलाइज करने के लिए इन्होंने डिवाइड कर दिया था। जैसे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट। तो प्रोविंशियल यहाँ पे दिखाया गया है अबाउट द स्टेट। तो फेडरल लिस्ट क्या डिस्क्राइब करता है? 59 आइटम्स सेंटर की। देन आ जाता है प्रोविंशियल लिस्ट 54 आइटम्स, और उसके बाद आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि 36 आइटम्स है। इस टाइम पे डायरकी जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 में, इसके बाद 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था। 1935 में डायरकी को क्या कर दिया था? एबॉलिश कर दिया था। तो डायरकी को एबॉलिश किया गया था 1935 में। 1935 में डायरकी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था और एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट को डिवाइड कर दिया था। तो पावर्स इन्होंने सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर दी थी, तो इसलिए इन्होंने डायरकी को क्या कर दिया था? एबॉलिश कर दिया था और एक सेंट्रलाइज सिस्टम को अडॉप्ट किया था। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था 1937 में सॉरी। तो फेडरल कोर्ट जो था वो एस्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले 1937 में, ओके। और एस्टैब्लिशमेंट हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसी टाइम पीरियड में जो भी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट हुए थे इन सब को भी क्या किया था? एबॉलिश कर दिया गया था। सो ये था हमारा जो हमने अभी पढ़ा अबाउट द प्री इंडिपेंडेंट एरा। देन अब हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट भी बना दिया। आपको याद होना चाहिए कि जो चार्टर एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो कौन कौन से ईयर में होते हैं। जैसे हमने अभी 1813 के जो मैंने आपको बोला हर 20 ईयर्स के बाद आता है। 1813, 1833, 1853। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1830, 1858, 1919, 1935, तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। आप एक चार्ट बना के पढ़ेंगे तो आपको सारे जो ईयर्स हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं, अपना मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा से 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले दिया था एम.एन. रॉय ने। तो आपको इनका नाम याद रखना है। सबसे पहले आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है या हमें एक कौन संविधान चाहिए, वो सबसे पहले जो आइडिया है वो किसके द्वारा आया गया था, वो थे एम.एन. रॉय। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सबसे पहले डिमांड किया, एक ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ताकि हम अपना जो भारत का संविधान है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकें। देन 1938 में आते आते नेहरू ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर किया कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें अपना भारत का एक संविधान चाहिए, बट हमें ऐसा संविधान बनाना है जिसमें कि बाहरी जो इंटरफेरेंस है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस है वो नहीं होना चाहिए, और हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो बेसिस होगा एडल्ट फ्रेंचाइज पे, यानी कि वोटिंग के द्वारा हमें चुने जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होंगे। ये फाइनली जो ये डिमांड कर रहे थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की, उसके पहले कांग्रेस ये एम.एन. रॉय ने की, नेहरू ने की, ये सब जो डिमांड थी वो सबसे पहले एक्सेप्ट की गई ड्यूरिंग द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। बट जो मुस्लिम लीग थी वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनको क्या चाहिए, एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो सेपरेट स्टेट उनको नहीं मिल रही थी इस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया, इसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, एक ड्राफ्ट बना के आया था, प्रपोजल बना के आया था, ब्रिटिशर्स ने भेजा था, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया था। क्यों? बिकॉज जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी एक सेपरेट स्टेट, तो वो उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए क्रिप्स मिशन को भी फेल कर दिया गया था। देन एक कैबिनेट मिशन प्लान आता है 24 मार्च 1946, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया था जो डिस्कस करता है कि हमें जो पावर्स हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अंडर इंडिया की जो पावर्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है, उस सब पावर्स हमें इंडियन लीडरशिप को दे देनी चाहिए ताकि इंडिया की जो यूनिटी है वो प्रिजर्व हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उसके यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने क्या किया, 3 मेंबर्स भेजे, 3 मेंबर्स उन्होंने भेजे। इन तीनों के नाम आपको याद रखने चाहिए, पैथिक लॉरेंस, जो ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, अलेक्जेंडर, इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ए.वी. अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। इन तीनों को भेजा गया इंडिया में एक प्रपोजल लेके, ठीक है। तो उनको बताया गया कि कैबिनेट, एक इसी प्लान को कैबिनेट मिशन प्लान ही बोला जाता है। तो इन तीनों को भेजा गया एक प्रपोजल लेके ताकि जो इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है तो वो इनके साथ मिलकर डिसाइड कर सके। टोटल स्ट्रेंथ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी, इन्होंने बोला कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 389 है, 389 है। उनमें से जो 296 हैं वो ब्रिटिश इंडिया के लिए हमने दे दिए। 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स है। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो कि किसके अंदर होती थी, किंग्स या प्रिंसेस के अंदर होती थी। 296 में से जो 292 सीट्स थी वो किसकी थी, प्रोविंसेस की थी। तो सीट्स याद रखिएगा, 292 सीट्स हैं किसकी, प्रोविंसेस की। प्रिंसली स्टेट्स की है 93 एंड चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंसेस थी वो कितनी थी, 4 थी। और हर 4 जो प्रोविंसेस थी उनमें से एक एक मेंबर को चुना जाता है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस थी वो कौन कौन सी जो प्रोविंसेस हैं वहाँ से थी, जैसे। और आप आगे चलते हैं कि मेंबर्स कैसे इलेक्ट किया जा सकता था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब सीट्स तो कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो 10 लाख पॉपुलेशन होगी ना किसी स्टेट की या किसी प्रोविंस की, उसमें से हम सिर्फ एक पर्सन को लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसी प्रपोजल में डिसाइड किया था कि जो 10 लाख पॉपुलेशन है तो उसमें से हम एक पर्सन को लेंगे। 9 लाख किसी प्रोविंस की होगी, उसमें से भी एक पर्सन को लेंगे। वैसे ही 8 लाख होगी, 7 लाख होगी, तो उसमें से हम सिर्फ एक पर्सन को ही लेंगे फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है उसके बाद 11, 12, 13, 14, उसके बाद जो है 6543 पॉपुलेशन हो,
यहाँ से कोई भी पर्सन को इन सब में से क्या किया जाता था, सिंगल पर्सन को इलेक्ट नहीं किया जाता था, जहाँ पे 6, 5, 4, 3 या 2 इतनी पॉपुलेशन अगर किसी प्रोविंस में होती थी, इन सब को मिला के एक पर्सन को चुना जाता था। इनमें से सब जो प्रोविंस है उनमें से अलग अलग चुना नहीं जाता था, इन सब को मिला के एक पर्सन को चुना जाता था। आगे जो है वो है कि 11, 12, 13, 14 इनमें से जितनी भी पॉपुलेशन होती थी, 11, 12 या 15 पॉपुलेशन जो होती थी उनमें से कितने पर्सन्स को चुना जाता था, तो 2 पर्सन्स को चुना जाता था फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको याद रखना है कि 10, 9, 8, 7 में से एक पर्सन को चुना जाएगा, 6, 5 जो उसमें से कम हो पॉपुलेशन उनमें से सिर्फ एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता था, एंड देन 11, 12, 13, 14 हो तो उनमें से 2 पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता था, एंड 25 लाख से अबव हो तो कितने पर्सन्स को, 3 पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता था। तो ये नॉमिनेशन इस तरीके की इसीलिए रखी थी बिकॉज यहाँ पे जो इंडिया जो था तब बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तब पाकिस्तान जो था वो उससे अलग नहीं हुआ था, इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स को चुना जा रहा था वो पॉपुलेशन के आधार पे या पॉपुलेशन के बेसिस पे ही चुना जाता था। जो 292 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे उनको 11 प्रोविंसेस दी गई थी कि 11 प्रोविंसेस हमने रखी है, इनमें से ही 292 मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा। अब वो 11 प्रोविंसेस कौन कौन सी है, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, विंध्य भारत, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस जो अभी यूपी है, असम, मध्य भारत, उड़ीसा, पंजाब और सिंध। ये 11 प्रोविंसेस हैं जिसमें से 292 मेंबर्स को चुना जाता था। एंड मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि 4 चीफ कमिश्नर्स को भी चुना जाता था। तो वो कौन सी 4 जो प्रोविंसेस थी उनमें से चुना जाता था, वो थी दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। तो ये 4 थी जहाँ से किनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कमिश्नर्स थे उनको चुना जाता था, ठीक है। तो उसके बाद जो सीट्स थी, जर्नली सीट्स थी, वो कितनी थी, 213, उसमें से मुस्लिम थे 79, 4 सीट्स थी सिख की, एंड टोटल वुमेन कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15, एसटी 33, जो शेड्यूल कास्ट थी वो थी 26। लास्टली हम पहुंच जाते हैं कि जो 24 अगस्त है 1946 में इंडिया की फर्स्ट इन टर्म गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म हुई थी बाय नेहरू, एंड फर्स्ट इन टर्म गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू थे। आपको डेट याद रखनी है 24 अगस्त 1946। 3 जून 1947 में जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको लास्ट गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर अनाउंस कर दिया गया था कि ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर हैं इंडिया के। देन 3 जून 1947 में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एस्टैब्लिश कर दी गई थी। ये था हमारा प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा जो कि हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हम इसके बाद वाला जो टाइम पीरियड रहा है वो पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।